हेलो तगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तगड़ियों, आज शुक्रवार है और सुबह के बज रहे 9। मैं अभी तो जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन आज मुझे एक ख़ास जगह जाना है। कल अली का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया कि फ़िरोज़ाबाद जाना है। थोड़ा उसको फ़िरोज़ाबाद की चूड़ी मार्केट देखनी है, कुछ सामान लेना था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, मेरा भी घूमना हो जाएगा और मैं आप लोगों को फ़िरोज़ाबाद शहर के दर्शन कराऊंगा, जो चूड़ियों का शहर कहलाता है। फ़िरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं और वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर आगरा भी है। टाइम लगेगा तो आगरा भी देखाएंगे, ताजमहल। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। अभी तो मैं चलता हूँ ऑफिस, तो मिलते हैं फिर शाम को। दगड़ियों, शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा धो चुका हूँ और शाम को मैं आ गया था 5:30 बजे ऑफिस से। थोड़ी देर सोया क्योंकि रात में गाड़ी चलानी है। अब मैं खाना वाना खाऊंगा, यहाँ से रात को निकलूँगा 9 बजे और किच्छा पहुंचकर मैं अली को और उसके साथी को वहाँ से पिकअप करूँगा और फिर वहाँ से हम चल पड़ेंगे सीधे बरेली वाले रूट पे। बरेली होते हुए एटा, कासगंज, बदायूं, टुंडला होते हुए फ़िरोज़ाबाद पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अब रास्ते में। दगड़ियों, भोजीपुरा पार करके ये हम बरेली की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है और ये यहाँ पे है टोल प्लाजा। दगड़ियों, हमने बरेली शहर क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं कासगंज की ओर, जहाँ से हम पहुँचेंगे सीधे आगरा और फिर वहाँ से फ़िरोज़ाबाद। और फ़िरोज़ाबाद पहुँचकर आपको दिखाएंगे चूड़ियों का शहर। तो दगड़ियों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और रास्ते से थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अली जो है गाड़ी चला रहा था और अब हो गई गाड़ी टुंडला से कुछ थोड़ी दूर पहले गाड़ी हो गई पंचर। हमने पंचर वंचर बना लिया है, तो अब निकलते हैं आगे को। और अब हम फ़िरोज़ाबाद से थोड़ी ही दूर पीछे हैं और ये शानदार व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं फ़िरोज़ाबाद की ओर बढ़ते हुए। देखिए क्या शानदार व्यूज़ है। लेकिन ये व्यूज़ थोड़ा सा है, उसके बाद तो जहाँ से हम रास्ते से आए हैं, रात का टाइम था, वीडियो नहीं बना पाए। इतनी बुरी हालत है सड़कों की, इतनी बुरी हालत है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग कह रहे हैं कि यूपी में विकास हुआ, मगर वो विकास हुआ कहाँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत ही बुरी हालत है सड़कों की। और रास्ते में आपको ने देखा था, टायर भी पंचर हो गया था हमारा। तो मिलते हैं दोस्तों अब सीधे फ़िरोज़ाबाद। दगड़ियों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैंने अली को और उसके साथी को छोड़ दिया था फ़िरोज़ाबाद की चूड़ी मार्केट में। कल रात से ही हमको, जब हम बरेली की ओर चल रहे थे, रात भर बारिश थी, पूरी बरेली में बारिश थी। उसके बाद फ़िरोज़ाबाद तक हमें रास्ते में बारिश ही मिली कई जगह, और अभी फिर बारिश शुरू हो चुकी है। और मैं हूँ इस समय आगरा हाईवे पर। उनको मैंने छोड़ दिया है फ़िरोज़ाबाद चूड़ियों की मार्केट में। हम चूड़ियों की मार्केट का ब्लॉग बाद में बनाएंगे। अभी हम जब तक वो चूड़ी की ख़रीदारी करते हैं, तब तक हम जो है आगरा होके आते हैं। और इस समय हम चल रहे हैं आगरा हाईवे पर। तो देखिए आप, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। ये हो रही है मूसलाधार बारिश और इस समय हम हैं आगरा हाईवे पर। तो हम जा रहे हैं आगरा की ओर दोस्तों।
चलिए आज आपको ताजमहल भी दिखाएंगे और ताजमहल का दीदार भी देखिएगा, आप करिएगा और हम भी थोड़ा अपना टाइम पास कर लेंगे शाम तक। और टाइम लगेगा तो हम फिरोजाबाद में फैक्ट्री में भी आएंगे जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं और चूड़ी बनते हुए भी आपको दिखाएंगे। तो दगड़ियों अब हम आगरा पहुंचने वाले हैं। रास्ते में मैंने एक ढाबे में गाड़ी रोकी थी और चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए और उसके बाद हम चले आगरा की ओर। और थोड़ी ही दूर में हम आगरा पहुंचने वाले हैं। आगरा पहुंच के फिर दिखाते हैं आपको आगरा का नज़ारा। दगड़ियों आप आगरा शहर को देखते चलिए और तब तक मैं आपको आगरा शहर का इतिहास बताता हूँ। आगरा को अंगिरा, अरगलपुर, उग्रसेनपुर, अकबराबाद, अग्रवन, आगरा आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव, आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक, शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला, सुंदर भवन, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, ऐतिहासिक दुर्ग, वैभवशाली संस्कृति, कला की प्राचीन धरोहर को आदिकाल से अब तक अपने आप में समेटे हुए आगरा का विशेष इतिहास है। आगरा की उत्पत्ति का इतिहास इस प्रकार है। आगरा उत्तर प्रदेश का प्रथम जनपद के रूप में माना जाता है। आगरा किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आगरा किला के बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आगरा में दुनिया के 7वें अजूबे में शुमार ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐतिहासिक नगर है। इसमें देखने योग्य कई स्थान हैं। आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से जाना जाता है, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगीर से है जो 1000 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रवाण या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। कहते हैं कि पहले यह नगर आर्य ग्रह के नाम से जाना जाता था। महाभारत के पूर्व से आगरा को अग्रवन या अग्रवाण के नाम से कहा जाता है। आगरा का संबंध ऋषि अंगिरा से भी है जो 1000 ईसा पूर्व में हुए थे। अंगिरा से आगरा हो गया। तोमली पहला व्यक्ति था जिसने इसे आगरा कहकर संबोधित किया था। यह ब्रज भाषा की धरती है। सूरदास और रहीम की नगरी, मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है। महाकवि सूरदास को उनके गुरु यहीं पर मिले थे। आगरा में भक्ति भाव की कहानी बहुत पुरानी है। आगरा शहर में भगवान शिव का मनकामेश्वर मंदिर है जो बहुत प्राचीन भी है। यह मंदिर द्वापर युग का है। वैसे तो आगरा जिले में मंदिरों की नगरी बटेश्वर भी है। दिल्ली सल्तनत के उदय से पहले आगरा का इतिहास स्पष्ट नहीं था। जनश्रुतियों के अनुसार आगरा की स्थापना 1475 में बादल सिंह ने की थी। सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा मुगल साम्राज्य की मनपसंद जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगलकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से बेहद प्रसिद्ध है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थल की सूची में शामिल हैं। बाबर मुगल साम्राज्य के जनक ने यहाँ चौकोर, आयताकार व वर्गाकार बागों का निर्माण कराया। आगरा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से 206 किलोमीटर 128 मील दक्षिण में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा 27.18 अंश उत्तर, 78.02 अंश पूर्व में यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे साथ ये है मनोज। हम दोनों निकल आए फिर ताजमहल की ओर और अली को हमने छोड़ दिया फिरोजाबाद। यहाँ से हम ताजमहल देखेंगे और पुराना ये लाल किला, आगरे का लाल किला देखेंगे और उसके बाद फिर वापस फिरोजाबाद जाएंगे जहाँ पे दिखाएंगे हम आपको चूड़ियों का काम। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुँच चुके हैं। आज शनिवार है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। देखते हैं, टिकट काउंटर पर भी बहुत भीड़ है। तो साथियों हम पहुंच गए अब ताजमहल के अंदर और ये ताजमहल का गेट है। इसके पीछे ताजमहल के हम दीदार करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं अब ताजमहल के अंदर। दगड़ियों अब थोड़ी चर्चा ताजमहल के बारे में भी कर लेते हैं। ताजमहल दुनिया भर में प्यार के प्रतीक के रूप में विद्यमान सबसे खूबसूरत महल है। ताजमहल महलों का ताज है। इसकी निखरता इतनी है कि यह दुनिया के 7वें आश्चर्य में से एक है। ताजमहल पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। प्यार के इस खूबसूरत निशानी का गवाह हर कोई बनना चाहता है। इसकी अलौकिक सुंदरता
इसे एक अलग पहचान देती है। इसकी खासियत इस बात में भी होती है कि कारीगरी का ये अद्भुत नमूना एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसे अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक कहा गया है। वैसे संगमरमर से तराशे गए इस महल को किसी शहर या देश की सीमाओं में सीमित नहीं रखा जा सकता है। यह तो पूरे विश्व की विरासत है। लेकिन यह महल पवित्र भूमि भारत में मौजूद है। संगमरमर के बड़े से गुंबद से पूरे आगरा को रोशन करता है। ताजमहल में नक्काशीदार छत और दीवारें हैं। जितनी इबादत के साथ बनाई गई है उतनी ही इबादत शाहजहां की मोहब्बत में थी। ताजमहल खूबसूरती का नायाब हीरा है जिसे शाहजहां ने मुमताज महल के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बनवाया था। ताजमहल के निर्माण के समय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौर मौजूद थे। बगदाद और तुर्की के काबिल कारीगरों द्वारा बनाए गए इस महल को शाहजहां ने 1630 में बनवाया था। घुमावदार अक्षरों को तराशने के काबिल कारीगरों को बगदाद से बुलाया गया था और पत्थरों पर फूलों को तराशने में दक्ष कारीगरों को बुखारा शहर से बुलाया गया था। समरकंद के दक्ष कारीगरों ने मीनारों का निर्माण किया था और गुंबदों का निर्माण इस्तांबुल के कारीगरों ने किया था। अलग अलग शहरों से आए इन कारीगरों ने पत्थरों से बने इस महल में जान डाल दी। ताजमहल को बनाने में लगभग 25,000 से ज़्यादा मजदूरों ने अपना पसीना बहाया। ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा। ताजमहल के निर्माण में पार्टीशन और प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी प्रेरणा हुमायूं का मकबरा जामा मस्जिद से मिली थी। ताजमहल को बनवाने में शाहजहां ने उस वक्त 20 लाख रुपए खर्च किए थे। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, इसलिए इसे प्रेम का प्रतीक, सिंबल और ऑफ लव भी कहा जाता है। चमकते पत्थरों से बना यह महल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मज़ार है। ताजमहल को बनाने के पीछे शाहजहां की मोहब्बत और मुमताज महल की ख्वाहिश थी। मुमताज ने मरते समय मकबरा बनाए जाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस कारण शाहजहां ने अपने प्यार के निशानी के तौर पर इस अद्भुत महल का निर्माण करवाया था। ये जो मेरे पीछे है ये है ताजमहल का संग्रहालय, ताज संग्रहालय। यहाँ पे ताजमहल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं देखने योग्य। जब भी आप ताजमहल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर देखें। इस ताज संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिमझिम रिमझिम बारिश लगी हुई है और मैं भीग चुका हूँ पूरी तरीके से, लेकिन ताजमहल को देखने का जो मेरे पीछे ताजमहल है, थोड़ा सा मुझे आज बहुत ज़्यादा दर्द है पैर में, चल नहीं पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं अंदर से भी आपको ताजमहल दिखा सकूँ। और यहाँ पे मौसम इस समय रिमझिम बारिश लगी हुई है और पूरा भीग चुका हूँ मैं और चारों तरफ बारिश का एक अद्भुत नज़ारा है। अगर बारिश नहीं आती तो आज गर्मी के मारे वैसे पसीने से भीगना था, लेकिन आज बारिश से भीग रहे हैं। तो बारिश से भीगने के साथ साथ ताजमहल देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो देख लीजिए, अब मैं ताजमहल के बाहरी हिस्से में आ गया हूँ और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये ताजमहल का बाहरी हिस्सा है। मैंने आपको ताजमहल अंदर दिखाया था। और दोस्तों, एक बात ज़रूर कहूँगा, जहाँ पे भी मुझे परेशानी होती है या व्यक्तिगत परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, उसे कहे बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मैं भारतीय पुरातत्व विभाग से कहना चाहूँगा कि विकलांग पर्यटकों के लिए टिकट काउंटर अलग से होना चाहिए। और जो यहाँ पर बैठने के लिए बाहर पत्थर के बेंच लगे हुए हैं, यहाँ पर यहाँ के स्थानीय फोटोग्राफरों का एक अधिकार है। कोई विकलांग पर्यटक यदि थक हार कर या शारीरिक परेशानी के चलते उस पत्थर पर, उस बेंच पर, जो पत्थर के बने हुए बेंच है, उस पर बैठना चाहता है, तो यहाँ के स्थानीय फोटोग्राफर उसे वहाँ से उठा देते हैं, बैठने नहीं देते हैं और कहते हैं कि ये सेल्फी पॉइंट है, ये हमारे फ़ोटो खींचने का स्थान है। तो मैं पूछना चाहूँगा भारतीय पुरातत्व विभाग से, क्या ऐसा कोई आदेश है कि इन फोटोग्राफरों को यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए पर्यटकों को उठाने का आदेश है या अधिकार दिया गया है? और यदि नहीं तो इस पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए, अन्यथा पर्यटकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर्यटक परेशान हो जाएगा। विशेष रूप से फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्यटक जो है
वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगा और उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो दगड़ियों, हम आगरा घूम के आ चुके हैं, ताजमहल वगैरह भी देख लिया और अब हम वापस आ गए हैं फिरोजाबाद, जहाँ पे अली ने जो है चूड़ियाँ वगैरह ली हैं और हम चूड़ियों की मार्केट में हैं। तो दिखाते हैं कौन सी दुकान से चूड़ियाँ ली हैं। यहाँ पर है राधा कृष्ण मंदिर और मंदिर के ठीक सामने ये मार्केट है चूड़ियों की और उसके ठीक सामने ये दुकान है। यहाँ पे से माल खरीदा है और ये ख़रीदारी कर चुके हैं और ये सामने इस दुकान से माल खरीदा गया है। ये है चूड़ियों की दुकान। दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं अब फिरोजाबाद से एटा की ओर और ये रास्ता जो है फिरोजाबाद से एटा को जा रहा है और इस रास्ते में गड्ढे में रास्ते हैं या रास्ते में गड्ढे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का विकास, कितना गजब का विकास हुआ है। दगड़ियों, रात के बज रहे 11। हम फिरोजाबाद से 2 बजे चले थे और रात को 11 बजे मैं घर पहुंच गया हूं। अली को मैंने उतार दिया था उसके घर पे और मनोज को भी उसके घर पे ड्रॉप कर दिया था और अब 11 बजे का टाइम हो गया है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। रास्ते भर बारिश थी। मैंने आते समय गाड़ी नहीं चलाई। आते समय मुझे नींद आ गई तो मैंने गाड़ी चलाने को दे दी अली को और किच्छा से फिर मैं लेके आया गाड़ी। अब थकान भी लग गई है और बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है। तो दगड़ियों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको आगरा शहर कैसा लगा और फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।